आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th लॉस ऑफ मोशन का बहुत ही मजेदार बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम लिख लेना है लॉस ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लॉस ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं, रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन को दो भागों में क्लासिफाई किया गया था, इंटरनल एक्सटर्नल, ठीक है। फिर उसमें हम लोग टाइप्स पढ़े, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक या फिर डायनेमिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो उसमें से हमको बोला गया है लिमिटिंग फ्रिक्शन, लॉस ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, पहले इसको हमको समझना बहुत ही जरूरी है, तभी हम लॉस को पढ़ेंगे। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता था, जैसे ही ऑब्जेक्ट मोशन में आया हो, जैसे ऑब्जेक्ट रेस्ट से, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उसमें हम फोर्स लगाएं तो वो क्या हो गया, मोशन में आया। तो जस्ट जो मोशन में आया उसमें किस तरह का फोर्स, किस तरह से फ्रिक्शन लगेगा, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा। वैसा बॉडी जो जस्ट मोशन में आया है उसमें किस तरह का फ्रिक्शन लगेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का कौन कौन सा नियम है, रूल है, लॉस है, वो हम लोग आज जानेंगे। तो लॉस ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन हेडिंग लिख लेना है। इसका 4 लॉ है, 4 नियम है। 4 नियम क्या क्या है, पहला है द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स of limiting friction F between any two bodies in contact is directly proportional to the normal reaction R between them। देखिए इतना आपको याद नहीं करना है, सिंपल आपको याद रखना है, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। जैसे कि अब हम इसको पिक्चर समझते हैं। तो यहां से कोई बॉडी अगर है, ये बॉडी इस सरफेस के साथ में क्या में है, ये बॉडी कांटेक्ट में है, ठीक है, इस सरफेस पर मोशन में है, ठीक है। तो जब मोशन में है तो इधर से हम फोर्स लगा रहे होंगे, इधर से हम फोर्स लगा रहे होंगे, और इसका वेट कहाँ पर होगा, mg नीचे की ओर होगा, और इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, r होगा। और इसके अपोजिट कौन सा फोर्स लग रहा होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन लग रहा होगा, है ना। इसके अपोजिट क्या होगा, फ्रिक्शन लगेगा। ऑब्जेक्ट जिधर मूव कर रहा है उसके अपोजिट एक फोर्स लगेगा जिसको हम फ्रिक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नॉर्मल रिएक्शन के। तो प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि एक बढ़ने से दूसरा भी बढ़ेगा और दूसरा घटने से पहला भी घटेगा। तो फोर्स क्या होगा, फोर्स जो होगा हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर के, नॉर्मल रिएक्शन के, ठीक है। क्लियर हो गया होगा फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ में हम लोग आते हैं। The direction of the force of limiting friction is always opposite to the direction in which one body is at the verge of moving over the surface। जैसे कि कोई बॉडी अगर किसी सरफेस पर मूव कर रहा है, अगर ये बॉडी होगा, ये किसी सरफेस पर मूव कर रहा है, तो इसके अपोजिट जो फोर्स लगेगा जिसको हम लोग फ्रिक्शन बोलते हैं, वो हमेशा क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट मेरा क्या होगा, फ्रिक्शन लगेगा। जैसे कि यहाँ पर बॉडी क्या हो रहा है, आगे की ओर मूव हो रहा है ना, लेकिन फ्रिक्शन क्या हो रहा है, इसके अपोजिट लग रहा है। तो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट, हमेशा क्या होगा, इसके विपरीत होगा, उसके पीछे की ओर लगेगा। जैसे कि अगर बॉडी आगे मूव करना चाहता है तो उसको पीछे धकेलना चाहेगा कौन, फ्रिक्शन धकेलना चाहेगा, मतलब आगे बढ़ने से रोकना चाहेगा कौन, तो फ्रिक्शन, वो हमेशा उसके अपोजिट होगा, है ना। चलिए दूसरा नियम भी क्लियर हो गया होगा, दूसरा लॉ। ये पिक्चर को आप लोग यहाँ पर बनाओगे, ठीक है, इस पिक्चर को ध्यान से बनाना है। और ये जो क्वेश्चन है लॉस ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। इसको कभी नहीं, आप जब भी रिवीजन करो अच्छे से करो, क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। चलिए इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है ना। थर्ड लॉ में आते हैं। द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अपरेंट एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट so long as the normal reaction between the two bodies in contact remains the same। देखिए अगर कोई बॉडी है, अगर किसी सरफेस पर मूव कर रहा है, तो जब एक बॉडी किसी सरफेस पर मूव कर रहा है तो उसका ये कांटेक्ट में कितना बॉडी का हिस्सा कांटेक्ट में है, ये इस पर डिपेंड नहीं करेगा, जब तक ये सरफेस चेंज ना करे, जब तक सरफेस चेंज ना करे, ये बॉडी का कितना हिस्सा कांटेक्ट में है
कितना हिस्सा में फ्रिक्शन लग रहा है उससे इसको कोई मतलब होने वाला नहीं है। ये हमेशा मतलब रखता है कि सरफेस चेंज हुआ क्या, जहां सरफेस चेंज हुआ तो इसके फ्रिक्शन में भी चेंज आ जाएगा, इस बॉडी के मूवमेंट में भी चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो जब तक हम किसी भी बॉडी का, कोई बॉडी अगर इसकी सरफेस में मूव कर रहा है और उस सरफेस को हम चेंज ना करें, उस सरफेस को हम चेंज ना करें, ये प्लेन सरफेस से इंक्लाइंड सरफेस में जाएगा तो आपको यहाँ पर फ्रिक्शन कम ज्यादा देखने को मिलेगा, वैरी करते हुए मिलेगा। लेकिन जब तक सरफेस चेंज ना हो तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, वो सिंपल कितना भी एरिया ऑफ कांटेक्ट उसमें हो उससे उसको कोई मतलब होने वाला नहीं है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, चलिए थर्ड लॉ क्लियर हो गया होगा। अब फोर्थ लॉ में आते हैं। द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन कांटेक्ट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट एंड देयर रफनेस एंड स्मूथनेस। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो बॉडी है, एक बॉडी आपका हम ब्लैक कलर से कर दिए हैं यहाँ पर और एक बॉडी को कर दिए हैं ब्लू कलर से, दोनों अलग अलग बॉडी है। ये सरफेस क्या का है, वुडन का है, लकड़ी का है। ठीक है, अब यहाँ दो अलग अलग बॉडी है, एक आयरन का हो सकता है, एक अदर चीज कुछ भी का भी हो सकता है, तो दोनों का फ्रिक्शन यहाँ पर अलग अलग होगा। तो ये डिपेंड किस पर करता है, तो बॉडी के नेचर पर, मटेरियल पर डिपेंड करता है कि ये किस तरह का बॉडी है, किसका नेचर क्या है, उस बॉडी का नेचर, उस मटेरियल का नेचर कैसा है उस पर ये डिपेंड करता है। देखिए दोनों के लिए, ये दोनों बॉडी के लिए ये सरफेस सेम है, वुडन सरफेस है, लेकिन दोनों का नेचर अलग अलग होगा। जब अलग अलग ऑब्जेक्ट होगा, अलग अलग मटेरियल से बना होगा ऑब्जेक्ट, तो दोनों का नेचर जाहिर सी बात है कि अलग अलग होगा। जब अलग अलग होगा तो दोनों का भी फ्रिक्शन अलग अलग होगा। ये डिपेंड किस पर करेगा, वो डिपेंड करेगा आपका मटेरियल का, सरफेस, इस मटेरियल का नेचर पर, इस मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करेगा कि इसमें कितना फ्रिक्शन होगा, है ना। तो चारों नियम आपको आई होप समझ में आया होगा।